नमस्ते दोस्तों। तो आज हम चालू करते हैं फिजिक्स। कोई जेई एडवांस्ड या नीट के लिए फिजिक्स नहीं। इस चैनल पे जो भी फिजिक्स के लेक्चर्स आएगा उसमें हम बस पढ़ाई करेंगे एडवांस्ड फिजिक्स के बारे में। एडवांस एडवांस्ड फिजिक्स यानी कि जो शायद ग्रेजुएशन या हम बोल सकते हैं बीएससी या एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है उसके बारे में। जो भी स्टूडेंट्स सीएसआर नेट और गेट जेस्ट एआईएफआर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो पीजी मतलब मास्टर्स एंड पीएचडी के एडमिशन के लिए होते हैं, अगर वो सब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल पे जो भी फिजिक्स पढ़ाया जाएगा वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा शुरुआत में ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादातर चार्ज के लिए डेवलप होता है। चार्ज के लिए मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उस चार्ज के अकॉर्डिंग उसका एक डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में डाइवर्ज इन नेचर होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए उसका ऑपोजिट। नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट कैसे? उसका जो डायरेक्शन वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है ना उस पे कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब टर्मिनेट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक दूसरे का सिलसिला तो डायरेक्शन के मामले में नेगेटिव ऑपोजिट है। मतलब एक में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहे हैं, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज या टर्मिनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और वोल्टेज जिधर ज्यादा रहता है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है और ज्यादा वोल्टेज कम होती है उधर की तरफ जाते हैं, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। किसी भी चीज का जो डायरेक्शन होता है, फ्लो का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। जैसे जिस तरह हम बोल सकते हैं कि पानी ज्यादा है और किसी भी तरफ पानी कम है ना, तो पानी का हाइट जिधर ज्यादा है उस तरफ से पानी का हाइट जिधर कम है उस तरफ ये पानी का फ्लो होगा। तो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। तो वोल्टेज के केस में भी ये तो कुछ बेसिक बेसिक बात होगी। तो आज थोड़ा हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कूलम्ब्स लॉ के थ्रू निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले हम एक काम करते हैं। ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट? ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ज्यादातर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता है वो एक्स वाई जेड होती है। पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस एक्स वाई जेड को हम आर थीटा और फाई से उसको एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर जो फाई वाला एंगल तुमको दिख रहा है, जो देखो एक्स एक्स एक्सिस के साथ वो आर वेक्टर का है। आर वेक्टर ऐसे है, मतलब ये स्फेरिकल मतलब कोई भी स्फेयर का किसी का एक पॉइंट है उसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस फिगर से हमको क्या डेरिवेशन मालूम पड़ रहा है कि जो जेड है वो आर कॉस थीटा है, ठीक है। और जो एक्स है वो क्या है? आर साइन थीटा कॉस फाई। और जो वाई है वो क्या है? आर साइन थीटा साइन फाई। तो जहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे अगर तुम कुछ एरिया की बात करो तो क्या होगा? मान लो जहाँ पर एरिया है ये, तो छोटा सा एरिया अगर डी ए हुआ ना, मतलब उसका सरफेस में एक छोटा सा एरिया मैंने डी डी ए ले लिया, तो हो जाएगा आर
साइन थीटा इंटू डी फाई इंटू आर डी थीटा। मतलब छोटा सा एरिया डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और ये किस तरफ होगा, आर कैप, मतलब रेडियली आउटवर्ड। इसका जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा नॉर्मली जैसे एरिया मैंने निकाला, ये आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा से छोटा सा ले लिया, आर आर साइन थीटा, और छोटा सा ले लिया डी फाई। मतलब इस पॉइंट पर अगर तुम देखो ये छोटा सा हो गया, फाई एंगल में जाके हमने छोटा सा ले लिया डी फाई। मतलब कुछ ऐसा मान लो कि अगर मान लो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो हम अगर बट ऐसे कुछ करेंगे तो एक्स वाई एक्सिस में क्या है, ये आर साइन थीटा, करेक्ट। और ये हमारे लिए एंगल है फाई। एक छोटा सा मैंने ऐसे ले लिया, ये फाई एंगल में जाके डी फाई, और ये जो हमारा की लाइन का लेंथ है वो आर साइन थीटा है, तो ये वाला जो हमारा लेंथ होगा वो कितना होगा, आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो ये आर साइन थीटा इंटू डी फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर डी थीटा। ओके, मतलब थीटा एंगल में जाके आर डी थीटा, वाई जेड प्लेन में आर डी थीटा और एक्स वाई प्लेन में आर साइन थीटा डी फाई, तो आर साइन थीटा डी फाई इंटू आर डी थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। और इस आर होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर जब एरिया की बात करेंगे। पर वॉल्यूम की जब बात करेंगे वो क्या होगा, वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर, ये डीवी होगा, है ना। और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये जो आर वेक्टर दिख रहा है ना, इस तरफ होगा एरिया का डायरेक्शन, ठीक है। ये बाहर बाहर की तरफ होगा इसका एरिया, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। पर जो वॉल्यूम होता है कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम अगर निकालना चाहो तो क्या करोगे, मान लो मैंने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ डीवी, तो ये भी निकल जाएगा। तो ये क्या करोगे कि आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ डी फाई। अच्छा, जहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, थीटा का वैल्यू होगा जीरो से थीटा पाई तक होगा, ठीक है। और फाई का वैल्यू जीरो से फाई टू पाई तक होगा। मतलब पाई मतलब ऐसे पूरा घूम रहा है, तो ये टू पाई होगा ना, और ये जीरो से पाई, तो जीरो से पाई हो जाएगा थीटा का वैल्यू जीरो से टू पाई, और आर का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से आर का वैल्यू इन्फिनिटी तक होगा, है ना। तो जहां पे आर का वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अगर मैंने लगाया लिमिट, तो ये जीरो से आर हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा जीरो से पाई, डी फाई का वैल्यू हो जाएगा जीरो से टू पाई, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जहां पे ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब जो एरिया वो आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई, और अगर मैं कैपिटल आर मान लूँ इसका रेडियस, तो 4 पाई आर स्क्वायर।
ये बात है, ऐसे करके। ये हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, उसकी सारी कहानी। तो अब चलते हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की सारी बातें कर दी। अब चलते हैं ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रो देख पा रहे हो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे ये जो जहां पर जो ये जो फाई है ना, इस फाई को एक्चुअल में बोला जाता है एजीमुथल एंगल। एक्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होती है उसको बोला जाता है एजीमुथल एंगल। तो सिंपली जहां पर भी जो फाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एजीमुथल, एजीमुथल एंगल, करेक्ट। उसको भी हमें एजीमुथल एंगल बोलते हैं। तो इस फिगर से हम देख पा रहे हैं जो हमारा एक्स होगा वो रो इज द रेडियस। ओके, मतलब ये जो सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमारे लिए रो है। तो रो कॉस फाई हो गया, और जो वाई होगा वो रो साइन फाई होगा, और जेड का बराबर, जेड का वैल्यू के बराबर ही रहेगा। ठीक है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर, दैट इज द रेडियस। और बाकी जो है इसका जो एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ए, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस का अगर एरिया निकालना है तो रो डी फाई, फाई एंगल में जाके छोटा सा एक मैंने एरिया ले लिया डी फाई, फाई एंगल में जाके मैंने छोटा सा जहां पर ले लिया डी फाई। तो ये वाला जो छोटा सा हो गया ना, ये हो गया रो डी फाई, रो डी फाई ये वाला, और ये हो गया डी जेड। तो रो डी फाई इंटू डी जेड ये हमारा एरिया हो गया, करेक्ट। अच्छा, जहां पर भी फाई का वैल्यू जीरो से फाई का वैल्यू टू पाई तक है, ठीक है, और जेड का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जेड का वैल्यू इंफिनिटी तक है, ठीक है। और रो का वैल्यू तुम माइनस इंफिनिटी से रो का वैल्यू इंफिनिटी तक ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। मतलब माइनस में भी रो हो सकता है, पर ज्यादातर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जीरो से, जैसे आर का वैल्यू जहां से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जीरो से स्टार्ट हो। तो इसमें रो डी फाई डी जेड, और इसमें जो वॉल्यूम की बात किया जाता है वो हो जाएगा रो डी रो इंटू डी फाई इंटू डी जेड, ठीक। ये होती है। तो अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाला तो क्या आ जाएगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर निकाला था, फिर अगर मैंने जहां पर ऐसे निकाला कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो जो डीवी है ना उसका इंटीग्रेशन कर दो भी, तो क्या आ जाएगा, रो डी रो एक आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी फाई आ जाएगा, फिर एक डी जेड आ जाएगा। तो मैंने रो का वैल्यू जीरो से आर तक ले लिया, और ये जीरो से टू पाई तक ले लिया, और ये हमारा जीरो से एल तक ले लिया हाइट। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा एल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये हमारा वॉल्यूम प्रूफ हो गया। रो डी फाई दिस इज टू पाई रो इंटू एल। अगर एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो जहां पे आ जाएगा टू पाई रो आर इंटू एल। रो का वैल्यू समथिंग आर होगा मान लो, और फाई का वैल्यू जीरो से टू पाई, और जेड का वैल्यू जीरो से एल। तो ये हमारा दो चीज हो गया, ठीक है। एजीमुथल एंगल फाई जो एक्स एक्सिस के साथ होता है। हम्म, तो अब पढ़ाई करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की या कूलॉम्स लॉ की, है ना। अब पढ़ाई करते हैं कूलॉम्स लॉ की।
कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ तुमको पहले ही पता है कि जैसे मान लो जहां पर दो चार्ज है, बहुत ही बेसिक सा ये चीज है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स, दोनों चार्ज की बीच जो फोर्स जनरेट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ आर कैप हुआ तो समथिंग फोर्स का डायरेक्शन भी आर कैप उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये हायर फिजिक्स है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि और कितने अच्छे से पढ़ा जाए। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, करेक्ट। और मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दे दिया एक्स एंड वाई। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर मैंने एक्स एंड वाई नाम दिया, तो जहां पर हम चार्ज की बात करेंगे तो ऐसे दो रेडियस वेक्टर हमने अपॉइंट कर लेना है अपन को। ऐसे हमको दो रेडियस वेक्टर अपॉइंट करना है, एक रेडियस वेक्टर जहां पर दे दिया और दूसरा जो रेडियस वेक्टर है वो कुछ जहां पर। तो ये जो रेडियस वेक्टर है ना, ये मान लो कुछ आर प्राइम वेक्टर है, और जहां पर तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है क्यू, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है। ये पॉइंट है हमारे लिए पी पॉइंट, और ये हमारे लिए आर वेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों को जो ज्वाइनिंग वाला वेक्टर है, अच्छा आर प्राइम वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा, और आर वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और इसको कुछ हम आर नॉट वेक्टर नाम देते हैं। तो अगर मैंने ये जो वेक्टर एडिशन, ये जो ट्राइंगल है वेक्टर एडिशन मैंने लगाया, तो क्या निकलेगा कि आर प्राइम वेक्टर प्लस आर नॉट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो जो आर नॉट वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर, करेक्ट, ये आर नॉट वेक्टर। तो आर नॉट वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर, उसका भी मॉड्यूलस। तो इस क्यू पॉइंट की वजह से पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमारे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने की लॉजिक है वो कूलम्ब्स लॉ से लाएंगे, पर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ला रहा है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लॉ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर वेक्टर, इसको कैसे निकालेंगे, 1/4πε0, वो तो लिख दिया, फिर क्यू बाई, अब हमको बताएं क्यू बाई मॉड ऑफ जो आर वेक्टर होता है उसका स्क्वायर इंटू आर कैप, करेक्ट। आर नॉट कैप मतलब आर नॉट वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4πε0 इंटू मॉड ऑफ आर नॉट वेक्टर, उसका स्क्वायर तो लिखेंगे, ये जो आर कैप है इसको लिख सकते हैं आर नॉट वेक्टर अपॉन आर नॉट वेक्टर जो है उसका मॉड्यूलस, ऐसे लिखते हैं ना। देखो ये 12 का कॉन्सेप्ट है और मैं पढ़ा रहा हूँ एडवांस्ड फिजिक्स, तो तुम्हें ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझने आना चाहिए। तो 4πε0 मॉड ऑफ आर वेक्टर उसका होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब, और जहां पर हो जाएगा आर वेक्टर, ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आर वेक्टर, है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर वेक्टर हम क्या लिखेंगे, क्यू बाई 4πε0 मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर और होल क्यूब इंटू आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर, ठीक है।
जहां पर ये जो आर वेक्टर है ना, वो पहले कौन सा वेक्टर लिखेंगे, देखो माइनस है तो संभाल के लिखना। पहले कौन सा वेक्टर लिखेंगे, पहले वो वेक्टर लिखेंगे जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसके बाद माइनस करेंगे वो वाला वेक्टर जहां पर चार्ज रखी हुई है। ठीक है, तो एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल आज कर लेते हैं, तो फिर हमको समझ में आ जाएगा। अ, उसके साथ उसका एक कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला तो ये तो हमारे लिए एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्जेस अलग अलग रखा हुआ है, मतलब चार्जेस को तुम गिन सकती हो। तो अगर चार्जेस नहीं गिन सकते हो, मान लो डिस्क्रीट है नहीं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है नहीं, डिस्क्रीट नहीं है तो मतलब मान लो एक कोई वायर है ऐसे, तो ऐसे करके एक वायर है, और जहां पे एक छोटा सा मैंने लेंथ ले लिया, और उस लेंथ का मैंने नाम दे दिया डीएल, और इस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो तुम्हें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जहां से डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल। जैसे मान लो कोई रिंग हो गया, उसके लिए अब मान लो लीनियर की चार्ज की जगह अगर मैंने लिख दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, मतलब जहां से हम करेंगे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, करेक्ट। अगर मैंने लिख दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो हमारे लिए हो गया डी क्यू इंटू डी वी। तो डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी, जहाँ पे रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। अभी पढ़ेंगे इसको, एप्लीकेशन समझते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का एप्लीकेशन और उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम से लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वो डी क्यू बाई डी एल लिखा जाता है, मतलब जहां से ये आ रहा है कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, ये लिखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, जहां पर शेप्स कहाँ चला, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ना, ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। हम लिखते थे क्या कि ई वेक्टर एट आर वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखते थे, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर, उसका होल क्यूब। कुछ नहीं होगा, डी ई वेक्टर लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे, और डी क्यू की जगह डी क्यू होगा, मतलब छोटी सी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ना डी क्यू, उसके लिए जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, वो निकालेंगे आप। अब डिस्क्रीट चार्ज तो है नहीं, कंटिन्यूस चार्ज है, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी क्यू, बाकी बिल्कुल सेम है। देखो इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस होगा, क्योंकि एग्जाम में तुमको सवाल करना है, क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस रखेंगे, ना कि ज्यादा थ्योरी पे। थ्योरी हम मैं समझा दूंगा जितना चाहिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अच्छी सवाल। ये नॉर्मल है। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन सुन लो पहले। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा इक्वल टू लिखा है लैम्डा नॉट कॉस फाइव। ये हमारे लिए क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो जहां पर ये जो रिंग है ना, इसका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब इसमें। तो जहां से ना इसका जो तरीका है, पहले कोई ना कोई एक डिस्टेंस देख लो। और मैंने फाई क्या बताया था, एजीमुथल एंगल, हमें से याद रखना ये एजीमुथल एंगल है फाई। बी एक्स एक्सिस के साथ है, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा फाई एजीमुथल एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ फाई एजीमुथल एंगल है। तो इसमें एक चीज देखो, अगर मैंने लैम्डा का वैल्यू कॉस फाई का वैल्यू अगर मैंने मान लो 1, मतलब फाई का वैल्यू मैंने 0 डिग्री ले लिया, तो वो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट होगा एट फाई इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब इस पॉइंट में सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है और वो पॉजिटिव हो, है ना। और cos 90 में अगर फाई का वैल्यू मैंने 90 ले लिया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0। अगर मैंने फाई का वैल्यू 3 पाई बाई 2 ले लिया तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट, सॉरी 3 पाई बाई 2 में 0। अगर लैम्डा का वैल्यू मैंने लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अगर होगा, फाई का वैल्यू अगर मैंने पाई ले ली, 0 ये वाला एंगल, तो ये पाई बाई 2, मतलब जहां पे प्लस चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है फिर धीरे धीरे कम होते होते 0, और जहां पर भी प्लस चार्ज बढ़ रहा है फिर धीरे धीरे कम होते होते 0, फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, पाई घूमते घूमते ये पाई, और कॉस पाई मतलब -1 मतलब माइनस लैम्डा नॉट, फिर जहां पे 0, कुछ ऐसे होगा। है ना, मतलब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही है। पहले जहां पर 0, तो फाइव वाला एंगल जो 0 है ना, cos 0 मतलब +1, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट, तो वो मैक्सिमम है। धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगा, तो cos 90 में 0 होगा, फिर बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में सबसे ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि पाई हो जाएगा, ऐसे घूमते घूमते ये वाला एंगल कितना होगा, पाई। तो cos पाई मतलब -1, तो माइनस लैम्डा नॉट, फिर घूमते घूमते 0, फिर प्लस में बढ़ जाएगा, ऐसे करके। तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई तो है, तो छोटा सा एक चार्ज लेंगे डी क्यू, जो फाई एलिमेंट में जाके डी फाई एलिमेंट में होगा। ये फाई में जाके छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया डी फाई, और इस डी फाई एलिमेंट में ये जो छोटा सा है, इसमें जो चार्ज है डी क्यू, इतना सा पार्ट में जो चार्ज है वो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब डी एल मतलब ये वाला रेडियस तुमको आर मान लो गिवन है, तो लैम्डा इंटू डी एल मतलब आर इंटू डी फाइव, और आर डी फाइव मतलब डी एल मतलब आर इंटू डी फाइव, और लैम्डा मतलब लैम्डा नॉट आर इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव, ये डी क्यू रेडी हो गया हमारा। अच्छा, आर वेक्टर मतलब यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, सेंटर में, तो सेंटर तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप 2D है ना, और आर प्राइम वेक्टर मतलब जहां पर चार्ज रखी है, तो चार्ज जहां पर रखी है तो वो आर कॉस फाई आई कैप हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर साइन फाई जे कैप हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो जहां से हम डीई जो वेक्टर होगा
फॉर आर वेक्टर वो निकाल सकते हैं। वो कैसा निकालेंगे? डीक्यू की जगह क्या पुट करेंगे? डीक्यू की जगह क्या पुट करेंगे? पहले वाला जो ये वैल्यू है लैम्डा नॉट इंटू आर इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव अपॉन ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर उसका मॉड का क्यूब, तो जहां से निकाल लो ना आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस आर कॉस फाइव आई कैप माइनस आर साइन फाइव इंटू जे कैप। और इसका अगर मॉड मैंने निकाला तो ये आर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज प्लस आर, ओहो सॉरी सॉरी, तो उसका होल क्यूब, तो ये तो आर क्यूब हो गया। और जहां पे हो जाएगा माइनस आर कॉस फाइव, अच्छा एक लिखते हैं माइनस आर कॉस फाइव, अच्छा एक काम करते हैं ये एक्सप्रेशन को अगले पेज में लिखते हैं, अगले पेज में लिखते हैं जहां पे हर चीज निकल गया। अच्छा और इसमें ये मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर प्राइम वेक्टर उसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा, करेक्ट। तो ये देखो ये हमारे लिए अगर डीई वेक्टर निकाल रहे हैं ऊपर से आर वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा? डीक्यू मतलब डीक्यू का जो वैल्यू था लैम्डा नॉट आर कॉस फाइव डी फाइव, लिख लो लैम्डा नॉट आर कॉस फाइव डी फाइव, है ना। फिर है आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आर कॉस फाइव आई कैप माइनस ऑफ आर साइन फाइव जे कैप इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो जो डीई एक्स वाला फैक्टर है ना, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ मतलब आई कैप वाला, एंड डीई एक्स, इसको पहले निकालते हैं। डीई एक्स वो हो जाएगा लैम्डा नॉट कॉस फाइव डी फाइव अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू फिर से कॉस फाइव, और जहां पर हो जाएगा माइनस, माइनस तो पहले से था ये हो जाएगा, तो जहां पर हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन माइनस लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। तो ई एक्स उसका अगर निकालना है तो डी ई एक्स को हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। अच्छा फाइव का जो लिमिट है वो क्या होगा? फाइव का लिमिट है वो क्या होगा? ये देखना फाइव का लिमिट हमेशा इस केस में 0 से 2 पाई होगा। मैंने बोला था जो ये कुछ कुछ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पाई था वो 0 से 2 पाई था, तो इसमें पूरा रिंग को करना है तो 0 से 2 पाई हो जाएगा। और जो हमारे लिए ई वाई होगा वो इंटीग्रल ऑफ डी ई वाई होगा, करेक्ट। तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई इंटू कॉस फाइव साइन फाइव इंटू डी फाइव। तो इस इंटीग्रेशन का करो, इंटीग्रेशन ऑफ, अगले पेज में चलते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव इंटीग्रल 0 टू 2 पाई। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और इसके साथ हमने डी फाइव इंटीग्रेट कर दिया 0 से 2 पाई।
तो हाफ तो पहले ही कॉमन ले लेंगे, है ना। फिर इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई, और इसमें हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई cos 2 फाई इंटू डी फाई। तो हाफ हो जाएगा, ये हमारे लिए 2 पाई हो जाएगा, प्लस जहां पर cos 2 पाई का कुछ तो साइन का अंदर कुछ आएगा और साइन इन पाई 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पाई आ जाएगा। तो ये पाई आ गया, तो माइनस लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और पाई वाला इंटीग्रल एक बार सोच के देखो आना क्या चाहिए। अगर मैं डायग्राम से इसको बिना इंटीग्रेशन करे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर एक कुछ चीजें ठीक करना है। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, लैम्डा नॉट होगा, ये भी लैम्डा नॉट होगा, और ऊपर भी आर इंटू आर, ऊपर भी आर एक रहेगा, मतलब इस आर से कट के आर स्क्वायर हो गया और एक आर रहेगा, तो ये आर कट जाएगा और ये आर कट जाएगा, तो ये नीचे कुछ ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कुछ भी रहेगा वो हो जाएगा लैम्डा नॉट, और ये पाई, ये वाला इंटीग्रल का वैल्यू पाई, तो पाई पाई कट जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्चुअल में ई एक्स होगा, और उसके साथ मैंने वेक्टर लिख दिया, तो माइनस ऑफ लैम्डा नॉट, चलो ई एक्स रख दो पहले, मैंने नेगेटिव साथ में ले लिया और आई कैप छोड़ दिया, ठीक है। तो आई कैप बस छोड़ा था, बाकी साथ में ले लिया था। अच्छा, यू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई cos फाई इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, ये वाला इंटीग्रेशन, यह हमेशा 0 होगा। 1/2 साइन फाई कॉस फाई अगर कर देंगे इंटू डी फाई, और इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई करेंगे, तो हाफ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई इंटू डी फाई। तो जहां पर भी ये 0 है, वाई वाला ये पूरी तरह से 0। वैसे भी एक चीज देखो, ये वाला साइड पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऐसे ऐसे है ना, तो ये वाला साइड पूरा पॉजिटिव है, ये वाला साइड नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में होगा ना। मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने देखा ऐसे करके, तो ये वाला साइड हमारे लिए पूरा पॉजिटिव साइड है ना, और ये वाला साइड हमारे लिए नेगेटिव साइड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा बताया हमको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये तो हमारे लिए एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस है, तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो जो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होगा एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, वो हो जाएगा हमारे लिए कि माइनस ऑफ लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू आई के, है ना। उसका मैग्नीट्यूड तो फिर क्या होगा, ई एक्स, ई वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैंने पूछा, अगर ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, तो हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। एक चीज गलती हो गई तो मतलब मैंने ये आर से आर कट के आर स्क्वायर कर दिया था, पर जहां पर भी एक आर है तो ये आर स्क्वायर एक्चुअल में होगा नीचे आर क्यूब, तो नीचे आर आएगा, वही मैंने ठीक किया और लैम्डा लिख दिया था, वो लैम्डा नॉट बाहर आएगा। बाकी पूरा प्रोसेस ऐसे ही, तो लैम्डा नॉट अपॉन
4 एप्सिलॉन नॉट आर। जनरली ये यूरोडॉव का क्वेश्चन है, एक्चुअल में बता ही देता हूँ, ये यूरोडॉव का क्वेश्चन है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मैंने आखिरकार निकाल ही दिया कि कैसे हो गया। अगले दिन हम सरफेस चार्ज डेंसिटी करेंगे, उसके अगले दिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सीएसआर नेट और गेट के लिए मैं जहां पर एडवांस फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।